ये आपके जनसत्ता का आज का संपादकीय पाठ है। देखिए, संपादकीय पाठ ये आर्टिकल, एडिटोरियल आपको प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू हर जगह मदद पहुंचाते हैं। यहाँ से एक सामान्य जानकारी भी आप लोगों को मिलती है, इन्हें जरूर पढ़ा करिएगा। राजमहलों की चालबाजियां, सभा भवनों की राजनीति, समझौते और लेन देन का जमाना उसी दिन खत्म हो जाता है जब जनता राजनीति में प्रवेश करती है। ये किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। संघर्ष में कमाई के अवसर की तलाश। आजकल आप देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़ी अशांति भी फैली हुई है। ईरान अमेरिका में चल ही रहा है, इजराइल हमास में चल ही रहा है, और आप देखें रूस यूक्रेन में युद्ध हो ही रहा है। हाल ही में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध विराम को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया। यह घोषणा अमेरिका की ओर से की गई है, लेकिन ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग को अभी भी अवरुद्ध कर रखा है। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से ईरान को बंद पड़े इस समुद्री मार्ग को न खोलने पर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी जा रही है। दूसरी तरफ ईरान इसे कमाई के अवसर के रूप में देख रहा है। दरअसल ईरान ने हॉर्मुज जलमार्ग में अपने लिए एक सुरक्षित कॉरिडोर तैयार किया है जो लारक द्वीप के आसपास से होकर गुजरता है। इस नई व्यवस्था के जरिए संघर्ष की स्थिति में भी ईरान कमाई के साधन बढ़ाने की कोशिश में जुटा है। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक अमेरिका की धमकियां से ईरान दबाव में आने के बजाय बेखौफ होकर अपनी रणनीति और कूटनीति के साथ सधे कदमों से काम कर रहा है। ईरान के एक सांसद के मुताबिक हॉर्मुज जलमार्ग से गुजरने वाले तेल के चुनिंदा जहाजों पर ईरान की ओर से लगभग $2 मिलियन का शुल्क लगाया जा रहा है। हालांकि जब से अमेरिका ने समुद्र में नाकेबंदी शुरू की है, तब से इस कार्य में ईरान के लिए चुनौती बढ़ गई है। और देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखेंगे ये हमारा प्यारा भारत है, ये चाइना है, ये पाकिस्तान, ये रूस, यूक्रेन है। यहाँ आप लोगों को ईरान देखने को मिल जाएगा। तेहरान इसकी राजधानी है। और देखिए, ये फारस की खाड़ी है, ओमान की खाड़ी है। यहाँ आप लोगों को हॉर्मुज जल डमरू देखने को मिल जाएगी। देखिए ये है। और ये आप देखेंगे कि यहाँ लेबनान है, ये लेबनान है, ये इजराइल है, ये भूमध्य सागर दिखाई दे रहा है, ये लाल सागर आपको दिखाई दे रहा है। और ये आप देखें यूएसए देखने को मिल जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका की बात हो रही है, वॉशिंगटन डीसी इसकी राजधानी आपको देखने को मिल जाएगी। ये पिछले दिनों अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा था, हॉर्मुज जलमार्ग को पूरी तरह नहीं खोला गया तो उसके ऊर्जा संयंत्रों को नष्ट कर दिया जाएगा। मगर इससे दबाव में आने के बजाय ईरान ने पलटवार करते हुए कहा कि यदि अमेरिका की ओर से हमले की कार्रवाई की गई तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। और इन बयानों से दुनिया की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और शेयर बाजारों में भी भारी गिरावट देखी गई। ईरान की कूटनीति और रणनीति अब भी आक्रामक प्रतिक्रिया वाली है। वह अमेरिका की चेतावनियों और धमकियों का जवाब उसी अंदाज में दे रहा है। ऐसे में यह कहना बहुत मुश्किल है कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध कब तक थमा रहेगा। इस युद्ध में ईरान में अब तक हताहतों की तादाद इजराइल से भले ज्यादा हो, लेकिन वह एक कदम भी पीछे हटने का संकेत नहीं दे रहा है। उल्टे इस संघर्ष में वह कमाई करने का मौका देख रहा है। और यही वजह है कि ईरान बेहद सधी रणनीति से आगे बढ़ते हुए अपने ध्वस्त ढांचों को फिर से खड़ा करने और संघर्ष में धन की कमी को पूरा करने के लिए तेल को हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। मौजूदा परिदृश्य में ईरान का रुख बिल्कुल साफ है। अमेरिका और इजराइल के आगे वह झुकने वाला नहीं है। उसका इरादा उसके इस ऐलान में भी साफ नजर आता है कि युद्ध अमेरिका इजराइल ने शुरू किया था, लेकिन खत्म ईरान की इच्छा से होगा। यानी उसने अमेरिका और इजराइल को स्पष्ट तौर पर यह संदेश दिया कि उसे धमकियों से डराया नहीं जा सकता। ईरान सोची समझी रणनीति के तहत अमेरिका समर्थित अरब देशों को निशाना बना रहा है और यहां तक कि दुबई पर भी हमले कर रहा है, जहां दुनिया के करीब 200 देशों के लोग रहते हैं। और सवाल है कि दुबई पर हमला करके ईरान को क्या फायदा मिल रहा है या भविष्य में मिल सकता है। इसके लिए दुबई की धनकुबेर वाली छवि को समझना होगा। यह भी जानना होगा कि दुबई पर ईरान के हमलों के पीछे की रणनीति या कूटनीति किस तरह की है। ईरान इस संघर्ष को ऐसे अवसर के रूप में देख रहा है जो आगे चलकर उसकी अर्थव्यवस्था के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकता है। दुबई पर उसका हमला इसी दूरदृष्टि का परिणाम है। ईरान जानता है कि अमेरिकी दोस्त दुबई की धनकुबेर वाली छवि को खराब करने के लिए उस पर हमला करना जरूरी है। लोग घबराकर दुबई को छोड़कर एक सुरक्षित जगह की तलाश करेंगे और जिसका असर उसकी अर्थव्यवस्था पर भी तो पड़ेगा ही, और उसकी धनकुबेर वाली छवि भी खराब हो सकती है। ईरान के हमलों से वहां के कारोबार और पर्यटन पर गहरा असर पड़ेगा और जिससे उसकी आमदनी भी प्रभावित होगी। आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल दुबई में 2 करोड़ से ज्यादा पर्यटन
पर्यटक आए थे और जिससे उसके बड़े पैमाने पर आमदनी हुई, क्योंकि पर्यटन क्षेत्र अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देता है ना। ईरान के हमलों से दुबई जाने वाले लोगों की संख्या में कमी आएगी और जिसका अप्रत्यक्ष रूप से उसे फायदा होगा। पश्चिम एशिया में जब से संघर्ष की शुरुआत हुई तब से तेल की कीमतों में भारी उछाल आया। इसका फायदा उठाकर ईरान अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश में जुटा। दूसरी तरफ हॉर्मुज जलमार्ग के बाधित होने के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति पर असर पड़ा। विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध की वजह से ईरान को ढांचागत क्षति के साथ अतिरिक्त प्रतिबंधों का भी सामना करना पड़ सकता है, लेकिन तत्काल ऊर्जा की कीमतें उसके लिए एक सार्थक हथियार के रूप में काम कर रही हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत सहित दुनिया के कई देशों से कह चुके हैं कि रूस से तेल ज्यादा से ज्यादा खरीदना जारी जाना चाहिए, जिससे दुनिया में ऊर्जा का कोई गंभीर संकट पैदा ना हो। और इससे ऊर्जा रूस को फायदा हो रहा है और इसके परिणाम स्वरूप ईरान को अप्रत्यक्ष रूप से मदद मिल रही है। चूंकि रूस और चीन के साथ ईरान के संबंध बेहतर है, इसलिए उसे इन देशों से आर्थिक और कूटनीतिक सुरक्षा मिल रही है। यह सच है कि ईरान की अर्थव्यवस्था तेल और प्राकृतिक गैस के निर्यात पर टिकी है, जो दुनिया के सबसे बड़े जीवाश्म ईंधन भंडारों में से एक है। दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार और चौथा तेल भंडार ईरान के पास है। वह हॉर्मुज जलमार्ग को बाधित कर अमेरिका को यह संदेश देना चाहता है कि उसके मूलभूत ढांचों और संयंत्रों पर हमला करने से महज उसका ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि दुनिया के तमाम देशों पर इसका प्रत्यक्ष असर पड़ेगा। ईरान का कहना है कि अमेरिका को अब यह समझ में आ गया कि प्रतिबंधों और हमलों से उसे वह सब हासिल नहीं हो पाया और जिसके लिए उसने इजराइल के साथ मिलकर हमले किए थे। ईरान दुनिया को यह संदेश देने में भी सफल होता दिखाई दे रहा है कि इजराइल अमेरिका की ओर से उसके ऊपर किए गए हमले गैर जरूरी और उसकी संप्रभुता को खत्म करने की कोशिश है। यही वजह है कि नाटो देश इस युद्ध में अमेरिका का साथ देने को तैयार नहीं हुए। अब ईरान खुद एक तरह से इस संघर्ष का विजेता मान रहा है, क्योंकि तेल और गैस की आपूर्ति को रोककर उसने वैश्विक संकट खड़ा कर दिया और अमेरिका इसे सुलझाने में अब तक विफल रहा। जो भी हो, इस युद्ध ने से अभी तक अमेरिका इजराइल को वह हासिल होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जिसके लिए युद्ध को एकमात्र विकल्प बताया गया। और आप सोचिए कि 2 महीने से ईरान अमेरिका के सामने खड़ा हुआ है। ईरान की एक तरह से उपलब्धि ही कहिए आप। और एक बात और आप जानिए, अमेरिका को लगा था 1-2 दिन में हम यहाँ के सर्वोच्च नेता को मारेंगे, तख्ता पलट हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ ना। और इसलिए आप देख रहे हैं कि ईरान के इस युद्ध में अमेरिका भी फंसा हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप सुबह कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, फिर पीछे अपने वादे से हट जाते हैं और इस युद्ध में डायरेक्ट वो शामिल है। उसके युद्ध हथियार, उसका पैसा खर्च हो रहा है अमेरिका का, इसलिए अमेरिका में विरोध भी बढ़ रहा है डोनाल्ड ट्रंप का। नाटो की बात करें तो द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। 32 मेंबर है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताया करिएगा। राहत के बजाय ये बच्चों के परीक्षा परिणाम घोषित हो चुके। पिछले कुछ वर्षों के मुकाबले इस बार नया शिक्षा सत्र भी समय से पहले प्रारंभ हो गया। अब गर्मी की छुट्टियां सत्र की शुरुआत के 1.5 माह बाद होने की स्थिति में बन रही है। दरअसल परिणाम के तुरंत बाद नए सत्र में बच्चों को नई कक्षा में प्रवेश मिल गया है। इस बीच परीक्षा में पास होने की खुशी से उपजे आनंद को महसूस करने, उमंग में थोड़ा झूमने का समय बच्चों को बिल्कुल नहीं मिला। बच्चे अभी परिणाम की मिठास चख ही पाए थे कि स्कूल की कक्षाओं की घंटियां बज गईं। ऐसा लगता है कि कुछ मजा नहीं आ रहा है। नए सत्र का एहसास भी नहीं हो पा रहा है। 1.5-2 दशक पहले अगली कक्षा में जाने की जबरदस्त खुशी का वातावरण घर परिवार के साथ साथ दोस्तों के बीच छा जाता था। कई दिनों तक दोस्तों के साथ मस्ती, ननिहाल में हंसी ठिठोली का माहौल बना रहता है। रंग बिरंगे गुब्बारे, मिठाइयां बांटना, नए कपड़े पहनना, सब कुछ उत्सव की तरह होता है। मगर इस बार न मस्ती है और न अगली और बड़ी कक्षा में प्रवेश का उत्साह। नए सत्र की तैयारी जो घर घर में त्योहार की तरह होती थी, इस बार वह भी अधर में लटक गई। शिक्षा सत्र को लेकर तैयारी का समय ही नहीं मिला। अगले ही दिन कक्षा बदल गई। अध्ययन का समय बढ़ाना और सत्य के कैलेंडर में वर्ष भर परिवर्तन करने को लेकर शायद ही किसी को कोई आपत्ति होगी, लेकिन परिणाम के ठीक अगले दिन स्कूल फिर शुरू हो जाना और 1.5 माह बाद छुट्टियों की शुरुआत की व्यवस्था व्यवहारिक रूप से जच नहीं रही। यह समझना मुश्किल है कि ऐसा क्यों किया गया। क्या इसमें बच्चों को की रुचि रही या उसकी क्षमता विकसित करने का कोई बड़ा इरादा है। स्कूलों को भी नए शिक्षा सत्र के स्वागत की तैयारी के लिए समय नहीं मिला। कक्षाएं सजाने, शिक्षकों का प्रशिक्षण, नई किताबों का वितरण, सब कुछ जल्दबाजी में हो गया। नतीजा यह हुआ कि बच्चे थके मांदे से लग रहे हैं। उत्साह की जगह ऊब और बोरियत ने ले ली। सवाल है कि बच्चों के साथ ऐसा होने का लाभ किसे मिलने वाला है।
पुराने समय में गर्मी की छुट्टियां 1.5 माह लंबी होती थी। स्कूल बंद होते ही सत्र की समाप्ति को लेकर खुशी देखी जाती। फिर उसके बाद नए सत्र शिक्षा सत्र की शुरुआत होती। आमतौर पर छुट्टियों के अंतिम 10 दिन विशेष तैयारी के होते। माता पिता कपड़े संभालते, धोते, रंगाते। स्कूल का नया परिधान सिलवाया जाता, पुराने परिधान को संभाल कर रखा जाता। यह सब करना रोमांच से भरा होता था। नई किताबें बाजार से लाई जाती, उनकी चमक धमक देखकर बच्चे उछल पड़ते। स्कूल बैग भी नया लाया जाता था। अभ्यास पुस्तिकाएं खरीदी जाती थी। दोस्तों के साथ किताबें बदलना, कवर चढ़ाना, इस तरह की छोटी छोटी बातें भी खुशी का सबक बनती थी। और तब नई कक्षा में बैठने का जश्न उत्साह ही अलग होता था। पहले दिन स्कूल पहुंचते ही नजर नई बेंच पर टिक जाती थी। अपना स्थान चुनना, नाम लिखना, दोस्तों से बातें करना, यह सब रोमांचक लगता। स्कूल जल्दी जाने की लालसा होती। सुबह उठकर तैयार होना, माँ के हाथ का नाश्ता खाना और बैग कंधे पर लटकाकर दौड़ पड़ना। अगली कक्षा में जाकर अपना स्थान रोकने का इंतजार रहता। ऊंचाई की खुशी, बड़े होने का एहसास, सब कुछ जिंदगी का हिस्सा बन जाता। मगर आज वह उमंग या उत्साह कहाँ है। नई कक्षा में जाने की विशेष तैयारी भी नहीं हो पाती। बच्चे बस यूं ही चले जाते बिना किसी धूमधाम के। और इस बदलाव का सबसे बड़ा नुकसान बच्चों की मानसिकता पर पड़ रहा है। शिक्षा नीति 2020 के तहत सत्र को जल्दी शुरू करना शायद सीखने की अवधि में ज्यादा अंतराल को कम करने का प्रयास है, लेकिन व्यवहारिकता गायब है। बच्चे परीक्षा की थकान अभी ठीक से उतार नहीं पाए थे कि नई किताबें थमा दी गई। पास होने की खुशी मनाने का समय ना मिले तो आगे पढ़ाई में मन कैसे लगे। राजस्थान जैसे गर्म इलाके में अप्रैल मई की तपिश में 1.5 माह बाद छुट्टियां देना स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं है। बच्चे गर्मी से परेशान होंगे तो उनकी एकाग्रता भंग होगी, सेहत पर जोखिम बढ़ेगा। पहले छुट्टियां बच्चों के लिए अपने भीतर फिर से ऊर्जा भरने का समय होती थी। खेलना कूदना, परिवार के साथ समय बिताना, ननिहाल जाना, यह सब मानसिक विकास के लिए जरूरी था। दोस्तों के साथ क्रिकेट, कबड्डी या गलियों में ठोकरें लगाना, अब वह मौका ही नहीं मिल पाता। सोशल मीडिया की स्थिति यह है कि कई बार वहां दोस्तों की तस्वीरें देखकर कुछ लोगों को जलन होती होगी। इस तरह की भावना अगर बच्चों के भीतर आए तो उनके भीतर नकारात्मकता पैदा होगी। विशेषज्ञ कहते हैं कि सीखने के लिए उत्साह जरूरी है। बिना उत्साह के रट्टा लगाना बोझ बन जाता है। स्कूलों की परेशानी, नए सत्र के लिए सजावट, स्वागत कार्यक्रम, शिक्षक प्रशिक्षण सब रद्द है। प्राचार्य साहब कहते होंगे कि समय ही कहाँ मिला। अभिभावक परेशान होते, नई किताबें कहाँ से लाएं। स्कूल परिधान सिलवाने का वक्त नहीं मिलता। पहले तो सत्र शुरू होने से पहले सब कुछ तैयार रहता था। अब भागदौड़ मची है। उत्तर भारत के अनेक शहरों में 45 डिग्री तापमान में बच्चे कक्षाओं में पसीना बहा रहे हैं। क्या यह क्षमता विकास या फिर जल्दबाजी है। सत्र पहले शुरू करना ठीक है, लेकिन परिणाम के बाद 10-15 दिन की छुट्टी तो होनी ही चाहिए। उत्सव की तरह नए सत्र की तैयारी का मौका देना चाहिए। ये आप देखेंगे छोटी छोटी टिप्पणियां रहती हैं, इन्हें भी देख लिया करिएगा। इसकी पीडीएफ आपको एजुकेशन सर्कल प्लेटफॉर्म है, वहां डाल दी जाती है, तो जाकर देख सकते हैं। सुरक्षा में चूक। अमेरिका की राष्ट्र राजधानी वॉशिंगटन में मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित रात्रि भोज में गोलीबारी की घटना ने दुनिया भर में सबके कान खड़े कर दिए। यह वारदात ऐसे मौके पर हुई जब वहां राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उनकी पत्नी, प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। हालांकि बाद में सुरक्षा कर्मियों ने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन सवाल है कि विश्व की महाशक्ति होने का दम भरने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा में अपने ही देश के भीतर इस तरह की चूक कैसे हो सकती। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच हमलावर आयोजन स्थल में सेंध लगाने में कैसे कामयाब हो गया। गोलीबारी की वजह से पूरे परिसर में अफरा तफरी मच गई और ट्रंप को उनकी पत्नी के साथ तत्काल सुरक्षित स्थान पर ले जाना पड़ा। यह घटना सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं बल्कि उन तमाम देशों के लिए भी सबक है जो मानते कि उनके शीर्ष नेतृत्व की सुरक्षा अवैध है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि हमलावर ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों को निशाना बनाना चाहता था, लेकिन वहां राष्ट्रपति की मौजूदगी से मामले की गंभीरता का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप पर पहले भी 2 बार हमले हो चुके। हालांकि यह बात अलग है कि उस दौरान वे अमेरिका के राष्ट्रपति पद पर नहीं थे। मार्च 2016 में लास वेगास में राष्ट्रपति के चुनाव प्रचार के दौरान रैली में एक व्यक्ति ने मंच के पास पहुंचकर ट्रंप की सुरक्षा में तैनात पुलिस अधिकारी का हथियार छीनने की कोशिश की थी। हिरासत में पूछताछ में उसने स्वीकार किया था कि वह ट्रंप को नुकसान पहुंचाना चाहता था। इसके बाद जुलाई 2024 में चुनाव रैली में ट्रंप पर उस समय खतरनाक हमला हुआ
जब वह मंच से भाषण दे रहे थे, मगर गनीमत रही कि हमलावर की ओर से चलाई गई गोली उनके दाहिने कान के ऊपरी हिस्से को छूकर निकल गई। यह बात समझ में आती है कि इन दो घटनाओं के दौरान ट्रंप राष्ट्रपति नहीं थे, इसलिए उनकी सुरक्षा का दायरा उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उनके राष्ट्रपति होते हुए अगर सुरक्षा में किसी तरह की चूक होती तो व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठना स्वाभाविक है। इस घटना की शुरुआती जांच में एक बात यह भी निकलकर सामने आई कि हमलावर सोशल मीडिया पर ट्रंप विरोधी टिप्पणियां करता रहा। वह उस होटल में कुछ दिन पहले ठहरा था जहां यह समारोह आयोजित किया गया था, यानी उसने आयोजन स्थल को पहले से अच्छी तरह जांच परख लिया था। उसके बाद सुनियोजित तरीके से कार्यक्रम में घुसने की साजिश रची। यही नहीं, खबरों के मुताबिक हमलावर के परिवार ने उसकी मंशा को लेकर कानून प्रवर्तन एजेंसियों को पहले भी सतर्क किया था, लेकिन स्पष्ट है कि इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। और इस घटना के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अगर यह कार्यक्रम व्हाइट हाउस में निर्माणाधीन सैन्य रूप से अत्यंत गोपनीय बाल रूम में हुआ होता तो इस तरह की वारदात नहीं होती। अदालत ने इस निर्माण पर फिलहाल रोक लगा रखी है, मगर सवाल सिर्फ किसी एक सुरक्षित स्थान का नहीं है। राष्ट्रपति को दिन भर कई जगह कार्यक्रम और बैठकों में हिस्सा लेना होता है। अमेरिका जैसे देश में राष्ट्र प्रमुख की सुरक्षा का घेरा दुनिया में सबसे मजबूत माना जाता है, लेकिन वहां भी अगर सुरक्षा में चूक हो जाए तो इसे क्या कहा जाएगा। मौसम का मिजाज, ये हर वर्ष अप्रैल में गर्मी की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस साल तापमान के जो तेवर दिख रहे हैं उससे यह साफ है कि मौसम में यह उतार चढ़ाव सामान्य नहीं है। समूचे उत्तर भारत में भीषण गर्मी लू की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई शहरों में तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस के ऊपर पहुंच गया। जिन दिनों लोग मई जून की तेज गर्मी के लिए खुद को तैयार कर रहे होते हैं, उनका शरीर धीरे धीरे अभ्यस्त हो रहा होता, और उस समय आप देखिए हालत यह है कि चिलचिलाती धूप की वजह से बहुत सारे लोगों के लिए सड़कों पर निकलना मुश्किल हो जाता, और मौसम विभाग की ओर से सतर्क रहने के लिए चेतावनी जारी करनी पड़ रही है। और उसने जो पूर्वानुमान जारी किया उसके मुताबिक आने वाले कुछ दिनों के दौरान देश के अलग अलग हिस्सों में मिला जुला मौसम बना रहेगा, जिसमें कहीं भीषण गर्मी के कारण स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ेंगी तो कहीं थोड़ी राहत मिल सकती है। दरअसल सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ की वजह से उत्तर भारत के कई राज्यों में लू, उमस भरी गर्मी और गर्म रातों में आम लोगों की परेशानियां बढ़ गई। वहीं कुछ इलाकों में आंधी और बिजली गिरने की घटनाओं में बढ़ोतरी हुई है। मौसम की अपनी गति होती है और उसमें उतार चढ़ाव की वजह भी प्रकृति के चक्र का हिस्सा होती है, मगर पिछले काफी समय से जिस तरह वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी की वजह से गर्मी के दिनों में जटिलताएं खड़ी हो रही हैं, वह निश्चित रूप से दुनिया के लिए चिंता का विषय होना चाहिए। अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि दिल्ली में इस गर्मी में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो आमतौर पर मई के उत्तरार्ध और जून में दर्ज किया जाता रहा। इस वर्ष पश्चिमी विक्षोभ और तूफानों में भी कमी देखी गई। वहीं पिछले अल नीनो के प्रभाव की वजह से गर्मी में सामान्य से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। अगर अगले 2-3 दिनों में हल्की बारिश और मौसम में बदलाव का अनुमान है, लेकिन जाहिर है कि तापमान में व्यापक उथल पुथल और लू की आशंकाओं की भी तेज धूप में निकलने से बचने, पानी पीते रहने, अन्न स्तर पर सावधानी ही बचाव का बेहतर उपाय है। एक तरह से ये भी मालूम होना चाहिए आपको। ये अल नीनो के बारे में याद रखा करिएगा। अल नीनो क्या है? अल नीनो प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के पास पानी के असामान्य रूप से गर्म होने की एक प्राकृतिक जलवायु घटना है जो हर 2 से 7 साल में होती है। और इस तरह से आप देखेंगे कि आज के संपादकीय पाठ की कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो तो जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।